क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक साधारण सा वाक्य एक आत्मविश्वासी इंसान को भड़के हुए जानवर में बदल सकता है, या इसके विपरीत उसे चुप कराकर हक्का बक्का होकर आंखें झपकाने पर मजबूर कर सकता है? अगर आप किसी नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति से डील कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि यहां बातचीत के सामान्य नियम काम नहीं करते। तर्क बेअसर हो जाता है, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ खास स्टॉप वर्ड्स मौजूद हैं, ऐसे वाक्यांश जिन्हें नार्सिसिस्ट बस शारीरिक रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम ऐसे 20 वाक्यांशों पर चर्चा करेंगे। यह आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का असली जुबानी हथियार है। तैयार हो जाइए। इनमें से कुछ वाक्यांश आपको हास्यास्पद रूप से सरल लग सकते हैं, लेकिन उनका असर प्रभाव अचंभित करने वाला होता है। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि 20वां वाक्यांश तो उनके अहंकार, ईगो के लिए न्यूक्लियर बटन जैसा है। रहस्य जानने को तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लिस्ट की ओर बढ़ सके, आइए इसके पीछे की मैकेनिज्म, कार्यप्रणाली को जल्दी से समझते हैं। नार्सिसिस्ट आखिर शब्दों पर प्रतिक्रिया क्यों करता है? ऐसा लगता है कि उसे आपकी राय की परवाह नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। नार्सिसिस्ट एक गुब्बारे, एयर बलून की तरह होता है। वह बड़ा और महत्वपूर्ण दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। वह सिर्फ बाहरी दबाव, यानी आपके ध्यान और आपकी भावनाओं के दम पर ही अपना आकार बनाए रखता है। इसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई या आत्ममुग्धता का संसाधन कहा जाता है। जब आप बहस करते हैं, रोते हैं या सफाई देते हैं, तो आप उस गुब्बारे में हवा भरते हैं। लेकिन जिन वाक्यांशों पर आज हम चर्चा करेंगे, वे एक सुई की तरह काम करते हैं। वे नार्सिसिस्ट को भावनाओं से नहीं भरते, वे वास्तविकता की एक कठोर सीमा स्थापित करते हैं। और नार्सिसिस्ट के लिए वास्तविकता सबसे बड़ा दुश्मन है। वह एक काल्पनिक दुनिया में जीता है, जहां वह राजा है और आप उसकी प्रजा। जब आप ये वाक्यांश बोलते हैं, तो आप उसकी कल्पना को चकनाचूर कर देते हैं। आप उसे जमीन पर वापस ले आते हैं, और यही चीज उसमें ऐसी तीखी प्रतिक्रिया पैदा करती है, जो भयंकर क्रोध से लेकर पूरे सन्नाटे तक हो सकती है। आपका काम है इन शब्दों को शांत और संयम के साथ बोलना, बिना किसी भावना के। आपका यही शांत स्वभाव उन्हें इतना विनाशकारी बना देता है। तो पहला और सबसे जरूरी वाक्यांश, ये छोटा सा मगर शक्तिशाली शब्द है, नहीं। बस एक नहीं, न कोई स्पष्टीकरण, न कोई माफी, न कोई सफाई। नार्सिसिस्टों के लिए नहीं हमेशा बातचीत की शुरुआत होती है। उनके लिए आपका इनकार एक चुनौती है, जिसे उन्हें हर हाल में जीतना है। वे इंतजार करते हैं कि आप उन्हें वजह बताएंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जैसे, मैं नहीं कर सकता सकती क्योंकि मैं व्यस्त हूं, या मैं बहुत थकी हुई हूं। जैसे ही आप कोई कारण देते हैं, नार्सिसिस्ट तुरंत उस कारण पर हमला करना शुरू कर देता है। वह कहेगा कि आपका काम जरूरी नहीं है और आपकी थकान तो महज एक बहाना है। लेकिन बस नहीं कहकर देखिए, क्या तुम अभी आ सकते हो? नहीं। मेरे लिए ये काम कर दो। नहीं। यह उनके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट पैदा कर देता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब उन्हें किस बात को पकड़ना चाहिए। आपने उन्हें हेरफेर करने का कोई आधार नहीं दिया। यह आपकी स्वायत्तता की घोषणा है। आप उन्हें बता रहे हैं कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है, जिसके पास खुद के फैसले लेने का अधिकार है। उस नार्सिसिस्ट के लिए, जो आपको अपनी ही छाया या अपना विस्तार मानता है, यह एक बहुत बड़ा सदमा होता है। याद रखें, नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है, पूर्ण विराम। दूसरी बात यह है कि मेरा इस बारे में अलग मत है। अब आप सोचेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोग अक्सर एक दूसरे से असहमत होते रहते हैं, लेकिन एक आत्ममुग्ध व्यक्ति यानी नार्सिसिस्ट के लिए यह सीधा व्यक्तिगत अपमान होता है। उसकी दुनिया में केवल एक ही सही दृष्टिकोण होता है, और वह है उसका अपना दृष्टिकोण। जब आप अपनी राय रखते हैं, तो आप उसके सर्वज्ञानी होने के भ्रम को तोड़ देते हैं। वह उम्मीद करता है
कि आप एक आईने की तरह होंगे जो केवल उसकी महानता को दर्शाएगा, और अचानक वह आईना अपनी ही आवाज में बोलने लगता है। इसके लिए तैयार रहे कि वह आपको यह एहसास कराने की कोशिश करेगा कि आप कितने मूर्ख हैं। वह कहेगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन आपका काम यह बहस करना नहीं है कि किसकी राय सही है। आपका काम केवल इस मतभेद की उपस्थिति को स्वीकार करना है। आप आगे यह जोड़ सकते हैं, दुनिया इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि हम सब अलग हैं। यह बात उसे पागल कर देगी, क्योंकि वह समानता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे हमेशा सबसे ऊपर रहना होता है। लेकिन यह वाक्य आपको उसके बराबर लाकर खड़ा कर देता है। आप उससे नीचे नहीं हैं, आप उसके बगल में हैं, और यह उसके लिए असहनीय होता है। तीसरा खंड गैसलाइटिंग से बचाव पर केंद्रित है। यह वह खास वाक्यांश है, मुझे यह अलग तरह से याद है। आत्ममुग्ध लोगों, नार्सिसिस्ट्स को इतिहास बदलने में मजा आता है। वे आपको यह यकीन दिलाएंगे कि उन्होंने कभी वे अपमानजनक बातें नहीं कही, या यह कि आपने सब कुछ मनगढ़ंत बना लिया है। वे चाहते हैं कि आप अपनी याददाश्त और अपनी समझदारी पर शक करने लगें। यदि आप लगातार आक्रामक तरीके से बहस करते हैं, तथ्यों को साबित करने की जिद करते हैं, तो आप हार जाएंगे। वह या तो आपको चिल्लाकर चुप करा देगा या फिर बातों में उलझा देगा। इसके बजाय शांति से कहे, मैं तुम्हारा पक्ष सुन रहा हूं, लेकिन मुझे यह अलग तरह से याद है। इस वाक्यांश में अपार शक्ति है। आप उसे सीधे झूठा नहीं कहते, जिससे वह क्रोधित हो उठेगा, लेकिन आप उसकी बेतुकी बातों से सहमत भी नहीं होते। आप अपनी सच्चाई पर मजबूती से कायम रहते हैं। आप यह स्पष्ट करते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ आपका है। यह गैसलाइटिंग को शक्तिहीन कर देता है। गैसलाइटिंग तभी काम करती है जब पीड़ित संदेह करना शुरू कर देता है। इस वाक्यांश से आप दिखाते हैं कि कोई संदेह नहीं है, आप खुद पर भरोसा करते हैं। चौथी बात, मुझे अफसोस है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। आई एम सॉरी यू फील दैट वे। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को पीड़ित दिखाते हुए आपको अपने दर्द के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। जैसे, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, या तुमने मेरा दिन बर्बाद कर दिया। उनका लक्ष्य होता है आपको दोषी महसूस कराना, ताकि आप तुरंत सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें। आमतौर पर आप तुरंत माफी मांगने लगते हैं, लेकिन अब आप ये वाला जुमला बोलिए, मुझे अफसोस है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। अंतर को समझिए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें परेशान किया। आप उसकी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। आप विनम्रता से सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही दूरी भी बना रहे हैं। यह भावनाओं की जिम्मेदारी वापस नार्सिसिस्ट पर डाल देता है। तुम नाराज हो? ठीक है, यह तुम्हारी भावना है, तुम खुद इससे निपटो। यह उस पुरानी आदत को तोड़ता है जहां आप हमेशा उसके आसपास दबे पांव चलते रहते थे। वह अपने नकारात्मकता के साथ अकेला रह जाता है, और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। पांचवा पॉइंट, मैं यह बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक आप चिल्लाना बंद नहीं करते। यह एक तरह से मौके पर ही अपनी सीमा तय करना है। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध लोग आपको डराने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। चिल्लाना, गाली देना, आक्रामक लहजा, ये सब आपको दबाने के हथियार हैं। अगर आप इसे सहते हैं या जवाब में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो समझो वो जीत गया। उसने आपको अराजकता, केओस में खींच लिया है। लेकिन इस एक वाक्य से आप खेल से बाहर निकल जाते हैं। आप एक शर्त रखते हैं, क्या आपको मेरा ध्यान चाहिए? तो फिर तमीज से पेश आओ। यह सिर्फ कहना काफी नहीं है, इसे अमल में लाना जरूरी है। अगर वह लगातार चिल्लाता रहता है, तो आप फोन काट देते हैं या कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आप उसे एक बच्चे की तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि आप तक पहुंचना एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज है, कोई अधिकार नहीं। नार्सिसिस्ट को आदत है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी जाने और संपर्क तोड़ने की यह तैयारी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा डराती है।
क्योंकि यह नियंत्रण खोना है। छठी बात बहुत सीधी लेकिन आंखें खोलने वाली है। यह मेरे बारे में नहीं है। नार्सिसिस्ट्स, आत्ममुग्ध लोग, दोष मढ़ने के उस्ताद होते हैं। वे अपनी कमियां और खामियां आप पर थोपते हैं। अगर वे खुद स्वार्थी है तो आप पर स्वार्थ का इल्जाम लगाएंगे। अगर वे धोखा दे रहे हैं तो वे आपको हर छोटी छोटी चीज से जलने लगेंगे। जब आप आरोपों की बौछार सुनते हैं तो खुद को सही ठहराना बहुत आसान होता है। लेकिन रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, यह मेरे बारे में नहीं है। लगता है आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह आप आईना उन्हें वापस दिखा देते हैं। आप इस जहरीले तोहफे को लेने से इनकार कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि वह आपको कूड़े का एक भरा हुआ थैला पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप उसे बस छूते तक नहीं हैं। उस कूड़े के साथ उन्हें खुद को ही खड़े रहने दीजिए। इस वाक्य के लिए अंदरूनी आत्मविश्वास चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में कौन हैं, ताकि नार्सिसिस्ट के शब्द आप पर बेअसर रहे। यह बात उन्हें हैरान कर देती है, क्योंकि उन्हें आदत है कि आप उनके झूठे आरोपों को आंख बंद करके सच मान लेते हैं। 7वां वाक्यांश, मैं इस बारे में सोचूंगा, सोचूंगी। नार्सिसिस्ट्स को नकली जल्दबाजी, आर्टिफिशियल अर्जेंसी पैदा करना बहुत पसंद होता है। उनके जुमले कुछ ऐसे होते हैं, मुझे अभी जवाब दो, तुरंत फैसला लो, इसे आज ही खत्म करो। वे आपको जल्दी करवाते हैं ताकि आपके पास गंभीर रूप से सोचने का समय न बचे और आप यह न समझ पाए कि आपके साथ हेरफेर, मैनिपुलेशन किया जा रहा है। जल्दबाजी उनकी दबाव बनाने की मुख्य रणनीति है। यह वाक्यांश, मैं इस बारे में सोचूंगा, एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। आप समय धीमा कर देते हैं। आप एक जरूरी पॉज लेते हैं। आप उन्हें सीधा संकेत देते हैं कि मेरा समय मेरा है। मैं फैसला तब लूंगा जब मुझे सुविधाजनक लगेगा, न कि तब जब आपको जबरदस्ती चाहिए। यह बात उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच लेती है। वे फिर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सब कुछ तो साफ है। और आप एक पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह बस दोहराते रहे, मैं समझता समझती हूं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और इसके अलावा आप कुछ और नहीं करते। यह रणनीति आपको स्थिति पर नियंत्रण वापस दिलाती है और उन आवेगपूर्ण फैसलों से बचाती है जिनका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। 8वीं बात यह है, तुम्हारा गुस्सा मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर नहीं करेगा। नार्सिसिस्ट अक्सर खिलौनों की दुकान में 2 साल के बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें मनचाही चीज नहीं मिलती तो वो जोर जोर से हिस्टीरिया करने लगते हैं। आमतौर पर वयस्क लोग दूसरों की इस भयानक नाराजगी से डर जाते हैं और बस शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात मान लेते हैं। नार्सिसिस्ट ठीक इसी बात पर भरोसा करता है। वह गुस्से को ब्लैकमेल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह फ्रिज बोलते ही आप अपने पत्ते खोल देते हैं। आप दिखाते हैं कि आप उसकी इस हेराफेरी को पूरी तरह से भाप चुके हैं। आप कहते हैं, मुझे दिख रहा है कि तुम नाराज हो, लेकिन यह काम नहीं करेगा। यह उसके मुख्य हथियार को बेअसर कर देता है। जरा उसके चेहरे की कल्पना कीजिए जब उसे पता चलता है कि उसकी भयानक दहाड़ से अब किसी को डर नहीं लग रहा। यह उसे एक भयंकर तानाशाह से बदलकर महज एक जिद्दी बच्चे में तब्दील कर देता है। और यह वो मजबूत स्थिति है जिस पर अब आप काबिज है। 9वां जुमला है, आपकी राय के लिए शुक्रिया, मैं इस पर विचार करूंगा। यह बिन मांगी सलाह और आलोचना के लिए एकदम सही जवाब है। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध लोग आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत खराब है, तुम बच्चों की परवरिश सही से नहीं कर रही हो, तुम्हें पैसे खर्च करना नहीं आता। वे इसे फिक्र या चिंता का नाम देते हैं, लेकिन असलियत में यह आपकी आत्मसम्मान को कम करने का तरीका है। अगर आप खुद का बचाव करना शुरू करते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि उनकी राय मायने रखती है। लेकिन जब आप इसी जुमले को एकदम तटस्थ, न्यूट्रल लहजे में बोलते हैं तो आप उनके शब्दों को सफेद शोर, व्हाइट नॉइज में बदल देते हैं। आप एक तरह से यह कह रहे हैं, ठीक है,
मैंने सुन लिया। इसे इनबॉक्स में डाल दो। शायद मैं इसे बाद में देखूंगी, या हो सकता है फेंक भी दूं। आप न तो बहस करते हैं और न ही सहमति जताते हैं। इसे ग्रे रॉक टेक्निक कहा जाता है। आप उबाऊ और भावनाहीन बन जाते हैं। नार्सिसिस्ट को ड्रामा की उम्मीद होती है, लेकिन उसे मिलता है एक रूखा, दफ्तरी, ब्यूरोक्रेटिक जवाब। यह उन्हें अंदर तक झल्ला देता है। 10वां मंत्र। मुझे अपना फैसला समझाने की जरूरत नहीं है। नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध लोग मानते हैं कि आपको अपने हर कदम की जानकारी उन्हें देनी होगी। तुमने यह दूध क्यों खरीदा? तुम इस रास्ते से क्यों आई? तुमने यह कपड़े क्यों पहने? वे आपसे सफाई मांगते हैं ताकि उसमें कोई कमी ढूंढ सके और यह साबित कर सके कि आप गलत है। पर सच्चाई यह है कि आप एक वयस्क हैं। आपको कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप यह वाक्य कहते हैं, तो आप उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। आप उसे जानकारी देने से मना कर देते हैं। जानकारी ही शक्ति है। आपके कार्यों के पीछे क्या मकसद है, यह जितना कम वह जानेगा, उतना ही कम उसके पास आपको नियंत्रित करने का कोई जरिया होगा। इससे आपके आसपास गोपनीयता यानी प्राइवेसी और सुरक्षा का एक घेरा बन जाता है। वह जरूर कहेगा, मुझे जानने का अधिकार है, और आप शांति से जवाब दीजिए, नहीं, यह मेरा निजी फैसला है। और इसके बाद आप बस अपने काम में लगे रहिए। 11वां वाक्यांश। आपको ऐसा सोचने का हक है। यह राय, ओपिनियन वाले वाक्यांश का एक रूप है, लेकिन यह ज्यादा गहराई से काम करता है। जब कोई नार्सिसिस्ट बेतुके आरोप लगाता है, उदाहरण के लिए, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, या तुम बहुत स्वार्थी हो, वह उम्मीद करता है कि आप इसका उल्टा साबित करने लगेंगी। जैसे कि, नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूं, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूं। लेकिन आप कोशिश करें कि उनकी सोच के अधिकार से सहमत हो, न कि उनकी सोच की विषय वस्तु से। आप बस कहिए, आपको ऐसा सोचने का हक है। यह तुरंत ध्यान हटा देता है। आप यह पुष्टि नहीं कर रही कि आप स्वार्थी है, बल्कि आप सिर्फ यह स्वीकार कर रही हैं कि उनके दिमाग में कुछ भी चल सकता है, या उनकी मानसिक मेंटल सीमा है, और आप उसमें घुस नहीं रही है। यह उनके द्वारा किए गए आकलन, जजमेंट से आपकी पूर्ण स्वतंत्रता दिखाता है। उनकी सोच उनकी समस्या है, न कि आपकी हकीकत। यह भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट का उच्च स्तरीय कौशल है। 12वीं बात। अभी तुम्हारा मकसद क्या है? नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी आक्रामक बातों को मजाक या यूं ही कहे गए ताने के रूप में छुपाते हैं। जैसे, ओह, तुम कितनी मोटी हो गई हो, पर तुम्हें यह गोल मटोल दिखना अच्छा लगता है। अगर आप बुरा मानती है, तो वो कहेगा कि आप में तो हास्य बोध की कमी है। उससे सीधा सवाल पूछिए, जब तुम यह कहते हो, तो तुम्हारा असल मकसद क्या होता है? इस टिप्पणी से तुम क्या पाना चाहते हो? यह सवाल उसे अंधेरे से बाहर आने पर मजबूर कर देगा। आप उसकी छिपी हुई मंशाओं पर सीधे टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं। नार्सिसिस्ट को बेनकाब होना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसे या तो यह मानना पड़ेगा कि वह आपको दुख पहुंचाना चाहता था, जो वो बहुत कम करते हैं, या फिर अजीब और बेतुके बहाने बनाने होंगे। किसी भी सूरत में आपने पहल अपने हाथ में ले ली है। अब आप मजाक की शिकार नहीं है, बल्कि आप एक जासूस है जो मुश्किल और असहज सवाल पूछ रहा है। 13वां वाक्य। मुझे अपने अंतर्ज्ञान या सहज बुद्धि पर भरोसा है। नार्सिसिस्ट लोग जानबूझकर आपको आपके अंदरूनी कंपास, आंतरिक मार्गदर्शक से दूर करने की कोशिश करते हैं। वे आपसे कहते हैं, आपको गलत फहमी हुई है, या आप बहुत ज्यादा संवेदनशील है, या फिर आप यह सब बस अपने मन में बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ वही एकमात्र मार्गदर्शक रहे। जब आप यह जाहिर करते हैं कि आपको अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा है, तो यह विद्रोह, बगावत का एक बहुत बड़ा काम है। आप सीधे उनसे कहते हैं कि मेरी अंदर की आवाज तुम्हारी आवाज से ज्यादा जरूरी है। यह दुर्व्यवहार, अब्यूज से उबरने की पहली और सबसे जरूरी नींव है। भले ही आप गलती करें, वह गलती आपकी होगी और उससे मिला अनुभव भी आपका ही होगा।
नार्सिसिस्ट उस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता जो आपके अंदर है। आपकी सहज बुद्धि वह क्षेत्र है जहां उसके लिए प्रवेश वर्जित है। यह वाक्य आपका आत्मविश्वास मजबूत करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अकेले ही जिंदगी में सही दिशा ढूंढने में पूरी तरह सक्षम हैं। 14वां वाक्यांश। जब आप शांत हो जाएंगे तब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। सीमा तय करने का यह एक और तरीका है, लेकिन इसका मुख्य जोर रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिवनेस पर है। आप ये दर्शाते हैं कि आप बातचीत से पूरी तरह मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बातचीत के उस जहरीले, टॉक्सिक प्रारूप को अस्वीकार कर रहे हैं। आप एक परिपक्व और समझदार इंसान के रूप में सामने आते हैं। इसके सामने आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट व्यक्ति का गुस्सा या ड्रामा बेहद दयनीय लगता है। वह अभी इसी वक्त अराजकता, केओस चाहता है, जबकि आप उसे व्यवस्था, ऑर्डर और समय देते हैं। यह चीज उसे तुरंत भावुकता के दम पर आप पर हावी होने का अवसर छीन लेती है। ज्यादातर मामलों में जब वह शांत हो जाता है तो उसे कुछ भी चर्चा करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा इसलिए क्योंकि भावनाओं के बिना उसका हेरफेर, मैनिपुलेशन काम नहीं करता, और असल में चर्चा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक समस्याएं होती भी नहीं है। उसकी सारी समस्या केवल आप पर अपनी नकारात्मकता उड़ेलने की इच्छा तक ही सीमित थी। 15वां वाक्य। मैंने आपसे मंजूरी या सहमति नहीं मांगी। नार्सिसिस्ट अक्सर सख्त माता पिता या न्यायाधीशों की तरह व्यवहार करते हैं। वे आपकी पसंद, आपके कपड़े और आपके काम का मूल्यांकन करते हैं। वे कह सकते हैं, ठीक है, बुरा नहीं है, पर और बेहतर हो सकता था। वे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी तारीफ पाने के लिए जी जान लगा देंगे। यह वाक्य उनके बनाए पदानुक्रम, हायरार्की को तोड़ देता है। आप उन्हें उस न्यायाधीश के आसन, पीडेस्टल से नीचे उतार देते हैं। आप साफ कह देते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यह पसंद है या नहीं, मैं यह सब अपने लिए कर रही हूं। यह नार्सिसिस्ट की सबसे कमजोर नस पर वार है, उनके आत्म महत्व की भावना पर। उन्होंने तो सोचा था कि वे ही आपकी दुनिया का केंद्र है, लेकिन अब पता चलता है कि आप उनकी महान अनुमति के बिना भी खुश और सफल हो सकते हैं। यह आपकी आजादी का प्रदर्शन है। 16वां वाक्यांश। आइए तथ्यों पर कायम रहें। नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध लोग शब्दों के जाल में माहिर होते हैं। वे आपको ढेर सारे अतार्किक तर्कों से घेर लेते हैं, 10 साल पुरानी बातें खींच लाते हैं और लगातार एक विषय से दूसरे पर कूदते रहते हैं। यह सब सिर्फ आपको उलझाने के लिए किया जाता है। यह वाक्यांश किसी लंगर एंकर की तरह है। आप खुद को बेतुकी बातों के समंदर में बहने नहीं देते। नार्सिसिस्ट के लिए तथ्य बेहद असहज होते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर उनके पक्ष में नहीं होते। वह भावनाओं की तरफ जाने की कोशिश करेगा और आपको अनुशासन के साथ उसे वापस तथ्यों पर लाना होगा। उसकी किसी भी उकसाहट में ना आए, बस दोहराते रहे, यह भावनाएं हैं और तथ्य यह है कि हमारी बात 5 बजे की हुई थी और आप 7 बजे आए। बस, कोई ड्रामा नहीं, केवल सूखा और स्पष्ट डेटा। इसके सामने उसके पास कोई तोड़ नहीं है। 17वां वाक्यांश। मुझे अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहा। यह सबसे शक्तिशाली वाक्यांशों में से एक है, लेकिन इसे तभी बोले जब आप वास्तव में इसके लिए तैयार हों। एक नार्सिसिस्ट की शक्ति आपके अस्वीकार होने के डर पर टिकी होती है। वह लगातार यह इशारा करता रहता है कि आपकी किसी को जरूरत नहीं है, वह किसी और को ढूंढ लेगा और आप उसके बिना खो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसके चले जाने से डरना छोड़ देते हैं, वह अपना नियंत्रण और अपनी पकड़ खो देता है। यही खेल खत्म है। जब उसे एहसास होगा कि रिश्ते को तोड़ने की धमकी अब काम नहीं कर रही है, तो वह घबरा जाएगा। वह अचानक से बहुत मीठा हो सकता है, तोहफे देने शुरू कर सकता है। इसे शुगर शो कहा जाता है। लेकिन झांसे में ना आए। अगर आपने यह वाक्यांश कह दिया है, तो पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। यह आपकी स्वतंत्रता की घोषणा है। 18वां नुस्खा। मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूं कि तुम मेरे शब्दों की व्याख्या कैसे करते हो। अक्सर आप कोई साधारण या बेकसूर बात कहते हैं और एक नार्सिसिस्ट उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है।
आपने शायद कहा होगा कि आप थक गए हैं और उसने सुना कि आप उसके साथ बोर हो रहे हैं। आप तुरंत सफाई देना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बस रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। इसके बजाय यह वाक्य कहिए। जो आपने कहा और जो उसने सुना, उसके बीच में उसकी खुद की धारणा, परसेप्शन का एक फिल्टर है और यह फिल्टर खराब हो चुका है। आप कोई मैकेनिक नहीं है कि आप उसे ठीक करें। इस तरह आप उसकी विकृत समझ, डिस्ट्रोशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा रहे हैं। यह आपकी ढेर सारी ऊर्जा बचाता है। उसे अपनी व्याख्याओं के साथ जीने दीजिए। यह उसकी समस्या है। आप जानते हैं कि आपने क्या कहा था और बस इतना काफी है। 19वां वाक्य। नहीं, मैं यह नहीं करूंगा। यह सीधे सीधे किसी काम को करने से मना करना है। नार्सिसिस्ट अक्सर आपको एक सेवा कर्मचारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, यह लाओ, वह दो, मेरा काम कर दो, मेरी समस्याएं सुलझाओ। वे आपकी दयालुता और मदद करने की भावना का शोषण करते हैं। उनकी किसी भी छोटी सी फरमाइश को भी सीधा मना करना उनके लिए किसी जहाज पर बगावत से कम नहीं है। वे पूरी तरह सदमे में आ जाएंगे। उन्हें लगेगा, ये कैसे हो सकता है? क्या इस उपयोगी वस्तु में अब इच्छाएं पैदा हो गई हैं? स्वार्थी होने के आरोपों के लिए आप तैयार रहे, लेकिन हमेशा याद रखिए, अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है। उनका नौकर न बनना बिल्कुल सामान्य और सही है। यह वाक्य मदद और शोषण के बीच एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींचता है। आप सहायता के लिए तैयार है, उनकी गुलामी करने के लिए नहीं। नार्सिसिस्ट को यह अंतर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जानना अत्यंत जरूरी है। और अंत में यह 20वां वाक्य है। मैं देखता हूं कि तुम असल में कौन हो। यह मानो परमाणु बटन है। एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर होता है बेनकाब होना। अंदर ही अंदर वे शर्मिंदगी और निकम्मापन महसूस करते हैं। उनकी यह बड़ी शानदार छवि सिर्फ एक मुखौटा है इस खालीपन को छिपाने के लिए। जब आप शांति से आंख में आंख डालकर यह बात कहते हैं, तो आप वह मुखौटा उतार देते हैं। आप सीधे कहते हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस छोटे डरे हुए बच्चे को देख सकता हूं। मुझे तुम्हारी सारी जोड़ तोड़, मैनिपुलेशंस और तुम्हारे सारे झूठ दिखते हैं। सावधान रहे। यह बात सबसे तीव्र नार्सिसिस्टिक गुस्से को भड़का सकती है, इसलिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ले। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह आपकी पूरी जीत का पल होता है। आप अब उनके थिएटर में सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप वो आलोचक हैं जिसे एक्टर की खराब एक्टिंग साफ दिख रही है। इसके बाद उनका जादू पूरी तरह टूट जाता है। ये हैं वो 20 वाक्य। इनमें से हर एक आपकी व्यक्तिगत सीमाओं की दीवार का एक मजबूत ईंट है। इन शब्दों का उपयोग करने के लिए हिम्मत चाहिए। पहली बार शायद आपकी आवाज कांपे और दिल जोर से धड़के, लेकिन घबराइए नहीं, यह पूरी तरह सामान्य है। नार्सिसिस्ट इसका विरोध करेगा। वो आपकी डाल को तोड़ने के लिए दोगुना जोर लगाएगा। लेकिन याद रखिए, उनका विरोध यह साबित करता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप एक आसान इस्तेमाल होने वाले संसाधन की जगह एक स्वतंत्र व्यक्ति और शख्सियत बन रहे हैं। सबसे जरूरी यह नहीं है कि आप सिर्फ ये शब्द बोलें, बल्कि यह कि आप इन पर विश्वास करें। अपने ना कहने के, अपनी राय रखने के और अपनी जिंदगी जीने के अधिकार में विश्वास करें। दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य आपको बोलना सबसे मुश्किल लगा और कौन सा आप आज ही इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? हमें कमेंट्स में बताएं। आइए इस पर बात करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। इससे हमें और जरूरी सामग्री, कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अपना ख्याल रखें। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगले वीडियो में मिलते हैं।